कुठे ठेवल तो? टाइमपास कर रे इकडे इकडे. आगे आहे. चलो, so now we will begin with a new topic. ऑटोमेटिक होतं. अभी पूरा मीटिंग वापस स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक वापस नया रिकॉर्डिंग. हे बघ ना, इथे इथे दिसतं ना, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे ऐसे लाल डॉट, that resembles that it is recording. सुनो अब. बाय बैक का नोट्स निकालो सब लोग. अभी सुनो सब लोग. तनिष, कॉलेज का क्या स्टेटस आहे त्याला, म्हणजे तुझं कसं असतं, रोज जातोस की काय? नाही नाही, रोज नाही जात. रोज नाही जात. जेव्हा चालू झाल्यापासून 2 वेळेच गेले फक्त. अरे असं नको करू, मग परत जावं लागलं तर मग इथे प्रॉब्लेम होईल. हा, म्हणजे जायला लागेल परीक्षेला आता. उगाच तुला प्रॉब्लेम नको. तर मला काय म्हणायचंय, मध्ये मध्ये ना आय विल स्टार्ट इन पोस्ट नेक्स्ट वीक. मला वीकडे मध्ये थोडे लेक्चर्स मी वाढवणार आहे तुमचे, जिथे जिथे पॉसिबल असेल. ठीक आहे, तो तू कॉलेज आटोपणं चालू कर, म्हणजे फॉर माय लेक्चर्स यू विल बी अवेलेबल असं समजा. चालेल. तो बस, नाही तो नाही खतम होईल. लॉट ऑफ थिंग्स पेंडिंग अँड बिकॉज यू गाईज, तुमचा रिझल्टच लेट आला तर वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. तर मला ते बफर टाइम पाहिजे. ठीक आहे. तो आणि मी थोडा जास्त वेळ घेतो शिकवायला. और मेरा वो ऐसा है, आई कांट हेल्प दॅट. ठीक आहे. सो जस्ट कीप दॅट थिंग ऑन युअर रेडार. आणि तिथे पण लक्ष दे, म्हणजे यू कॅन टेक दांडी वेन एव्हर रिक्वायर्ड. समजा ना. ओके. नाउ एवरीवन, सेम इंस्ट्रक्शन टू यू गाइस. मैम को बताते रहो, हर वीक में तुम लोग एक दिन कोई आ सकते हो तो कौन सा आ सकते हो. ठीक है, नॉट दिस वीक, 20 तारीख के बाद. सुना क्या? मॉर्निंग मतलब 10 बजे, नॉट अर्ली मॉर्निंग. तुम्हारा कॉलेज रहता है ना यार, फिर तुम्हारा इंटरनल्स, प्रेजेंटेशन, ये वो सब है ना. करेक्ट. तो वो जब वो तुम्हारा सबका अवेलेबिलिटी मैम के साथ कम्युनिकेट करो. ठीक है. एंड अपन थोड़ा मिलना ज्यादा चालू करेंगे पोस्ट नेक्स्ट वीक. ये वीक मतलब ये 15 वाला वीक छोड़ दो, उसके बाद का वीक. समझा? बिकॉज एंड आई डोंट नो, नवरात्रि का कुछ छुट्टी मिलता है, कुछ नहीं मिलता. हाँ नहीं होता है. 10:30 ना. हाँ तो 11 बजे तो आ सकते हो. कोणता कॉलेज है उस पर डिपेंडेंट है ऑफकोर्स. पास है, दूर है, ठीक है. ठीक है, मैं जस्ट एक डिस्क्लेमर लेके रख रहा हूँ. इट विल नॉट बी फोर्सफुल, इट विल बी कोऑपरेटिव ओनली. ठीक है, जब भी तुम लोग टाइम मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कंसेप्ट नोन एज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये क्यों है सर? सबसे पहला तुम लोग को एक बैलेंस शीट बनाने को बताता हूँ. क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट. सुनो, वी आर डूइंग बेसिकली कंपनी अकाउंट्स. ठीक है, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है वर्टिकल, which is going to be your format used in exams, but you will never, not never, but you will probably not attempt them in your exams, क्योंकि
इट इज अ लॉन्ग फॉर्मेट, इट टेक्स टाइम, और उसका मार्क्स अलॉटेड 1 या 2 है, तो उससे अच्छा 10-15 मिनट कहीं और सेव करो, दूसरा सम करो। बट ये टी बैलेंस शीट जो तुम लोग बनाते हो, ये फिर थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लायबिलिटीज रहता है, यहाँ एसेट्स रहता है, ठीक है। इधर लायबिलिटीज में फर्स्ट आइटम इज ऑलवेज शेयर कैपिटल, इसमें तुम लोग को आता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आता है रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकेंड आइटम इज नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। As the name suggests, it will have your reserves and surplus, all the reserves that you have, or do you might have in your balance sheet, ठीक है। उसका कॉमन नाम है पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड सेम है, नाम अलग अलग है सिर्फ। एंड देयर इज आल्सो अ नेम हर्ड बाय यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज अ कैपिटल रिजर्व, whereas these items are known as free reserves. Now, what do you mean the free reserves? मालूम है? Free reserves मतलब the reserves which are available for distribution of dividends. The reserves which are available for distribution of dividends are known as free reserves. कंपनी का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जब नेट प्रॉफिट होता है, फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, यू स्टार्ट बिजनेस बाय कैपिटल। नाउ you start your business, you purchase goods. When you purchase goods, you will sell them. When you purchase goods and sell them, there will be a purchase account, there will be a sale account. तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टैंडिंग? अगर एक परचेस अकाउंट, एक सेल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना अपन ने बचपन में, 12th स्टैंडर्ड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस, सेल, वेजेस, ये सब डालने के बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद वो पीएनएल में जाएगा। जब वो पीएनएल में जाता है, उसमें अपन सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब एंट्रीज माइनस करते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं ये सब? उसके बाद लास्ट में नीचे क्या आता है? नेट प्रॉफिट। until you did company accounts, so net profit used to be transferred to the capital, either proprietor or partnership. इधर ऐसा नहीं होगा। इधर इफ यू रिमेम्बर आवर फर्स्ट लेक्चर्स, मैं अगर तुम लोग को याद है, बोला था मैं तुम लोग को कि पीएनएल अकाउंट इज ऑल्सो अ लेजर, रेगुलर लेजर, जिसमें इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, उसमें सारे ट्रांसफर किए जाते हैं, incomes and expenses. It is a basically a single account where all expenses are transferred and all incomes are transferred. समझ में आया? एंड इवेंचुअली प्रॉफिट ढूंढा जाता है, और वो प्रॉफिट ढूंढने के बाद वो पुराने स्टाइल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, तो अकाउंट बंद हो जाता था। समझा कि नहीं? अब ऐसा नहीं होगा। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेट प्रॉफिट इन योर पर्टिकुलर पीएनएल अकाउंट, व्हेन यू राइट डाउन हियर, इधर सब आइटम्स लिखते हो, इधर सब आइटम्स लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, एंड फिर यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर देते हो। व्हाट आर यू डूइंग पता है? यू आर क्लोजिंग दिस लेजर। समझा कि नहीं? यू आर क्लोजिंग दिस लेजर एंड दैट एंट्री इज रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट बाय द एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा कि नहीं? ऐसा किया है कि नहीं किया है? अब गेस करो क्या जर्नल एंट्री मारते हो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, किधर जा रहा है ये? करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स द एंट्री। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे पीएनएल के डेबिट में लिख देते हो टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल तुम लोग नहीं लिखते हो, तुम लोग लिखते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर वगैरह। बट इन रियलिटी व्हाट यू आर डूइंग, मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हो टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हो बाय पीएनएल। सुना कि नहीं? विच मीन्स द पीएनएल अकाउंट हैज बीन ए ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, बी इट इज क्लोज्ड। पीएनएल में बैलेंस नहीं है। लेकिन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी ये नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं पता है? एकदम बेसिक, तुम लोगों ने जो एसेट साइड पे फिक्स एसेट का फिगर, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। समझ में आया? अब टू रिवाइज अवर 11th एंड 12th एंड अवर चैप्टर नंबर 1 दैट वी हैव डन टुगेदर, ये बैलेंस का नामकरण क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नामकरण? मैं नहीं बताऊंगा।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैलेंस? तो उसके लिए पहले तुम लोग को पता रहना चाहिए व्हाट डू मीन बाय नेम ऑफ द बैलेंस, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू एनी बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो इधर तक हाँ ये अभी मालूम पड़ा। अब आपका सवाल क्या है? अब सवाल ये है, ये जो लिखा है मैंने, टू बैलेंस ब्लॉक कैरिड डाउन, ये डेबिट है कि क्रेडिट है? पक्का? किसी को डाउट है कि ये डेबिट बैलेंस है? किसी को डाउट है क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड का डोल छोटा है, तो उसको नामकरण क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिट बैलेंसेस बैलेंस शीट में किधर जाते हैं? एसेट के लायबिलिटी। अगर एसेट बोल रहे हो तो तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड वापस रिपीट करवाऊंगा। एसेट साइड पे हमेशा डेबिट बैलेंसेस रहते हैं और लायबिलिटी साइड पे हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस रहते हैं, समझा? तो पॉइंट इज, ये लायबिलिटी में किधर तो जाके बैठेगा? कहाँ? यहाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पीएनएल अकाउंट। आया सबको समझ में? ये शुरुआत होगा कंपनी का फर्स्ट ईयर, जब पीएनएल लाइक फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तब पहली बार ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। नाउ ये होता है डिफरेंट। डिफरेंस नंबर वन। डिफरेंस नंबर टू, मेनी टाइम्स व्हाट कंपनीज डू, दे मेंटेन रिजर्व्स। समझा? पीएनएल में बैलेंस रखते नहीं है, बिकॉज वो क्या होगा पता है? यही पीएनएल का अकाउंट अगले साल बनाओगे ना, तो तुम लोगों ने जो चीज नहीं किया है कभी भी, वो इस कंपनी अकाउंट्स में करना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम इधर तुम लोग लिखते हो ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो ना, याद है कि नहीं? ये नहीं लिखोगे। सबसे पहला आइटम लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर नीचे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। समझा कि नहीं? अब ये कैसे सर? ये तो फर्स्ट टाइम आया हमारे सामने, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो फॉर कंपनीज। यू हैव नेवर डन कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स में अगर पिछले साल कुछ बैलेंस बचा है पीएनएल में, और अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है, तो उसका ओपनिंग बैलेंसेस तो होगा कि नहीं? अगर नहीं पता तो होता है। अगर 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट बनाया जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी लिखा, अभी जब 1 अप्रैल आएगा, तब ये सारे लेजर्स पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। वही बैलेंस रहेगा जो तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रहा है। इफ यू डिड नॉट नो दिस, अब नोटिस करो, अब दिमाग में फिट करो। वैसे ही लायबिलिटी साइड पे कैपिटल भी होगा, पर कैपिटल में ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है। उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, पर उसमें ट्रांजेक्शन होंगे कि नहीं, वी डोंट नो। रिजर्व्स का भी बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा, एंड पीएनएल इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स। तो ये पीएनएल में भी यहाँ पर यू विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट, एंड देन यू विल ब्रिंग डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन रेगुलर एक्टिविटी चालू करोगे। एंड व्हेन दिस थिंग एंड्स, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, वापस जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आया? यही चलता रहेगा। पहले तो ये समझा कि नहीं समझा? नाउ इन ऑर्डर कि इसमें नेट प्रॉफिट, ये जो बैलेंस आया, मेरे को ये ना इसी साल का प्रॉफिट चाहिए या थोड़ा ही एक्स्ट्रा चाहिए, ऐसा मेरा पर्पज है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस में से पैसा कम करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पे 1,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल क्रेडिट साइड पे 11,000 आ गया। अभी इधर सपोज 5,000 का एक्सपेंस है, ठीक है? तो इधर 6,000 का बैलेंस आएगा। ये समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अज्यूमिंग तुम लोगों को ये आता है, बिकॉज यू हैव डन पीएनएल अकाउंट सिंस 11th स्टैंडर्ड। फाइन। तो ये 6,000 आएगा। अब मेरे को ये 6,000, इज इट माई करंट ईयर प्रॉफिट? आंसर इज नो। अरे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट ही 1,000 हुआ है, तो मैं करंट ईयर प्रॉफिट 6,000 नहीं है। पर वो थोड़ा करेक्ट पिक्चर नहीं दे रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 10,000 को यहाँ रखता ही नहीं हूँ, ट्रांसफर कर दूंगा कहीं, तो ऑटोमेटिक क्लियर पिक्चर आएगा। तो फॉर दैट टू हैपन, कंपनी मेंटेन रिजर्व्स कि पीएनएल में इस साल का ही प्रॉफिट दिखने दो, जो पुराना प्रॉफिट है उसको रिजर्व्स में डाल देते हैं। समझ में आया? सो मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स और क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स is something that the company does very often. प्रोप्राइटर पार्टनर्स रिजर्व नहीं बनाते, जरूरत नहीं उनको। जो पैसा कैपिटल में चला जाता है, कंपनी को रिजर्व बनाना पड़ता है, क्योंकि वो फटाक से कैपिटल में नहीं देते। उनका कैपिटल कौन है? उनका कैपिटल है शेयर कैपिटल। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? समझा? सो क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज वन थिंग। नाउ मुझे एक चीज तुम लोगों को पूछने का था,
तुम लोग ने ये लिखा है क्या, बिकॉज इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया ना। अगर नहीं लिखा होगा तो अपन यहाँ लिख देंगे, एक मिनट रुक जाओ। ये इश्यू ऑफ शेयर्स में है ही नहीं ये, आई थिंक। एक मिनट, ये लिखा है क्या तुम लोग ने नोट? ये नोट लिखा है कि नहीं? लिखो, अभी जो मैंने बोला वही चीज पे नोट है। सो एवरीवन राइट डाउन एज अ लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर कि ये नोट लिखना है। एक्चुअली ये नोट इज पर्टेनिंग मोर टू द पार्ट बी, पार्ट सी एंड आगे का। इसका इश्यू ऑफ शेयर से कोई लेना देना नहीं है, समझा? हाँ, नहीं तिथेच कंटिन्यू करा। लास्ट में लिखना नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस एव्हरी। नवीन चॅप्टर आता बघ, चॅप्टर वाईज आपल्याला अभ्यासच नाहीये, हे पूर्ण आपल्याला सगळं लक्षात ठेवायचं, कुठेही काही यूज होतो। कंपनी अकाउंट्स में एक चीज याद रखो, देयर इज नॉट टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन, पीपल मिक्स। इश्यू ऑफ शेयर्स इज टॉपिक स्पेसिफिक, यस इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स का ही आएगा। इसके आगे जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना वो मिक्स हो सकता है, ये याद रखो। उठाता हूँ। Now what is written over here is, in joint stock companies, चेक कर लो, मैं जो लिखा है, like, किसी को कुछ कलर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। In joint stock companies, the net profit in the P&L is not distributed to shareholders during final accounts. Instead, it is kept in the balance sheet representing profit payable to shareholders. Hence, P&L account will be shown in the balance sheet under the head reserves and surplus. For creation of any reserve, मैंने बोला ना लोग reserve बनाते हैं, we generally use the P&L account, क्योंकि पहली बात तो profit P&L में ही आता है। It is like, what do you mean by reserves? पता सबको को गुल्लक पता है ना, पिगी बैंक या गुल्लक, which is a small box of various shapes जिसमें ऊपर एक ओपनिंग होता है जिसपे हम पैसे डालते हैं अंदर, राइट? दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेविंग मैकेनिज्म, कि थोड़ा भी पैसा आया, पहले के जमाने में चिल्लर भी डालते थे हम लोग, कुछ भी बच गया तो उसमें डाल दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा छुट्टा 2-4 रुपया 5 रुपया इधर उधर उधर करके, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है 2-4-5 रुपए का, बट बैक देन 10 years बैक व्हेन यू वर बोर्न, मे बी 15 years 20 years बैक, तभी वैल्यू था, ठीक है? So it is considered to be that piggy bank which is not to be used in the near future. बाद में करके उसका पार्टी करेंगे, ठीक है, दैट्स ओके, बट थोड़ा भरने दो। सो वो कंसेप्ट को बैलेंस शीट में अप्लाई किया गया है। तुम्हारा पहला कमाई, उसके अंदर कमाई जाने के लिए तुम्हारा जो बेसिक कमाई है वो क्या है, उसमें से पैसा उसमें जाएगा ना। इन द सेंस, अगर तुम्हारा बेसिक कमाई सैलरी है तो सैलरी का पैसा बचेगा, उसमें से वो गुल्लक में डालोगे ना, कि ऊपर से कोई दूसरा पैसा आने वाला है वो इसमें डालने के लिए, नहीं ना। तो कंपनी का पहला पगार क्या है, कमाई क्या है? P&L अकाउंट। So any and every reserve will be created from the P&L account, and the P&L account is the first source of income for the company. सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए for creation any reserve we generally use the P&L account. Any reserve is created by crediting the reserve and debiting the P&L account. Basically it is nothing but P&L की तुम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ है चैप्टर आशीष सर के साथ, उसमें केडी पढ़ा, केई पढ़ा, केपी पढ़ा, के आर पढ़ा, के आर,
केडी केपी केई के आर सुना सुन लोगों ने, दैट इज रिटेन अर्निंग का कॉस्ट। क्या बोला आशीष सर ने, क्यों कॉस्ट कैलकुलेट करने का? इज इट अ सोर्स ऑफ फंड टू द कंपनी? इज इट नॉट? वो एक टाइप ऑफ अर्निंग है, मतलब प्रॉफिट जो रहता है उसको कंपनी में इन्वेस्ट करें। हाँ, डिविडेंड के बदले रिटेन अर्निंग। तुम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का सोर्स है। तुम लोगों ने अगर किसी से पैसा लिया है तो तुम लोग उसको कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। माय क्वेश्चन इज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग शेयर करो मेरे साथ। इज इट अ सोर्स ऑफ अर्निंग टू द कंपनी? सॉरी, इज इट अ सोर्स ऑफ कैपिटल टू द कंपनी? हाँ, तो है तो कैसे है, मुझे पूछ रहा हूँ। रिटेन अर्निंग्स तो वही होता है, मतलब हम लोग हाँ रीइन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट, तो री इन्वेस्ट करते पर कमाया तो बिजनेस नहीं है ना, तो फिर वो कैपिटल कैसे हुआ? मतलब ऑब्वियसली वो कैपिटल है। तो मैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट करके तुम लोग सब कुछ कर चुके हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कि तुम लोग उसको कैपिटल अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं, और कैसे। यू आर नॉट रॉन्ग, आई जस्ट वांट यू टू नो द रीजन। कैपिटल तो होता है जो बिजनेस में लोग इन्वेस्ट। हाँ, पर वो बिजनेस से बाहर से आता है, शेयर होल्डर बाहर के लोग वो पैसा दे रहे हैं, बिजनेस काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और बिजनेस में ही रख रहे हैं। वो प्रॉफिट तो शेयर होल्डर्स का है ना, जो कंपनी में रखा जाता है। समझा? इसलिए वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का है, आइडियली उनको रिटर्न कर देना चाहिए। वो रिटर्न देख कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं नहीं तुमको नहीं देंगे, ये पैसा मेरे पास ही रहने दो। It is like you take money from Ashish sir, you use it in your company, and you are supposed to return him back 10%. And then when he comes to the to your place and बोले मेरे को 10% दे, सर एक काम करो ना, ये 10% में मेरे पास आने दो, तो आपका प्रिंसिपल प्लस 10% मेरे पास, मैं उसको और ग्रो करके आपको और पैसा बढ़ा के दूंगा। आशीष सर बोले ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा। तो व्हाट इज द क्लेम हियर? द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड is earned by you, true, but it is not yours, it is their profit. So since you are not returning back to them, you are actually using their money instead of your money. इसीलिए वो सोर्स ऑफ फंड है। कुछ समझा कि नहीं? इसीलिए तो कॉस्ट कैलकुलेट होता है, इसलिए तो वो कॉस्ट इम्प्लिसिट होता है। ऐसा कोई शब्द सुना है? नहीं ना, सुनो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो एक्सक्लूसिव है, जो दिखता है ये कॉस्ट है। बेस्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है कॉस्ट, पे किया जाता है। इट इज वेरी मच सीन, इट इज वेरी मच विजिबल, इट इज वेरी मच पेड। व्हाट इज माय इम्प्लिसिट कॉस्ट? उसका ऑपोजिट, इट इज नॉट सीन, इट इज नॉट पेड, बट इट इज अ कॉस्ट एंड इट इज नॉट अकाउंटेड। ये भी समझ लो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो पैसा जाता है तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस बोल के पैसा जाता है तो अकाउंटिंग में आता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर यूज्ड बाय फाइनेंस, दे आर नॉट अकाउंटेड, दे आर मेजर्ड, मेजर करके आइडेंटिफाई करके रखते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। तुम एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग, ठीक है, हो गया चैप्टर। उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर पढ़ा, डिस्काउंटिंग फैक्टर में तुमको 1 डिवाइड बाई ये करके कैलसी टक 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 सब आता है। वो रेट कहाँ से लाओगे? व्हाट इज दैट रेट? वो रेट आ गया तो तुम्हारा काम आसान है। कौन सा रेट लू सर? समझ में आया? वो रेट लू कौन सा? 10% लू, 12% लू, 15% लू, कौन से रेट से डिस्काउंट करूं सर? वो डिसीजन है ना, उसका कोई लॉ नहीं है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है कंपनी का। उतना तो साला रिटर्न आना ही चाहिए। कुछ समझा है? मैक्सिमम टाइम इसलिए तुम लोग WACC को तुम्हारा ये लेते हो, क्या बोल सकते हैं, मतलब KO जो है तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको ही डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो। अब फाइनेंस के स्टूडेंट बन ही गए हो तो थोड़ा एडवांस फाइनेंस भी सीख ही जाओ। Many a times your discounting factor is your overall cost, that is your WACC, weighted average cost of capital. क्यों? तुम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर एनपीवी पॉजिटिव है कि नहीं देखते हो कि नहीं? अगर एनपीवी पॉजिटिव है, सपोज मैंने 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया, सपोज, तो 12% से अगर एनपीवी पॉजिटिव है, उसका कंक्लूजन क्या पता है? उसका कंक्लूजन ये है कि प्रोजेक्ट 12% से ज्यादा दे रहा है, तो हम लोग को काम करना चाहिए। नहीं समझा? वापस सुनो, तुम लोग फाइनेंस में कैपिटल बेटिंग पढ़ते हो, एक रैंडम नंबर बोलता हूँ 12%, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी, एनपीवी सब ढूंढ लिया, पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट प्रोजेक्ट आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि 12% से डिस्काउंट करके सर पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब
वो 12% नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा दे रहा है। IRR पढ़ा है? IRR क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में NPV क्या होना चाहिए? समझा कि नहीं? ये सब पढ़ा है कि नहीं? क्योंकि IRR मतलब एग्जैक्ट बिजनेस कितना दे रहा है वो पता करो। तुम लोग इंटरपोलेशन से करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं? वो रीजन ये है कि भाई ये बिजनेस से मेरे को अगर 12% पे मैंने डिस्काउंट किया और आंसर 0 आया NPV का, मतलब ये बिजनेस मेरे को 12% दे रहा है। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको 12% एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर तुमको चल रहा है 12% तो करो प्रोजेक्ट। अगर तुम लोग नहीं नहीं 12% तो ऐसे ही चेक करने के लिए देखा था, मेरे को थोड़ा ज्यादा चाहिए, NPV पॉजिटिव आना चाहिए, तो मत करो प्रोजेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? बट एक चीज श्योर है, 12% में नेगेटिव आया ना, तो बस ये 12 नहीं दे रहे तो नहीं करना है, ये तो श्योर है। तुम लोग को समझ में आया? ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज ये कैलकुलेशन फाइनेंस का है, NPV का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। NPV के जो तुम लोग करते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये वो, उसका कुछ अकाउंटिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, सब फाइनेंस का डिपार्टमेंट। समझा? वैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट दिखता नहीं है पर होता है। KE इज बेस्ट एग्जांपल। KE में तुम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है क्या KE के लिए? क्यों पता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल KD इंटरेस्ट तो दिया ही जाता है, तो वही फॉर्मूला है। KP उन लोगों को क्या देना चाहिए अपन ने? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देते ही है इंडिया में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है, तो वो तो देते ही हैं अपन, इसलिए वो भी एक काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट है, देते हैं पैसा वो लोग को, तो वो भी ऐसे दिखता है, विजिबल है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। लेकिन KE देते नहीं है अपन, डिविडेंड देते हैं, श्योर है क्या? देना है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्वेश्चन ही आता है सर आपने डिविडेंड दिया तो कॉस्ट, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपको कॉस्ट नहीं, ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा थोड़ी होता है। फाइनेंस तो सबके लिए सेम है, इसीलिए मल्टीपल फॉर्मूलाज है। जो तुम लोग को सूटेबल है वो यूज करो, सब करेक्ट है, लेकिन कौन सा मोर सूटेबल है टू योर इंडस्ट्री, टू योर बिजनेस, वो सेलेक्ट करो। कॉस्ट तो बॉस होना ही है। समझ में आया? अब वैसे ही KR है, जो फॉर्मूला KE के लिए यूज होएगा वही फॉर्मूला के, मतलब वही सीधा KE इज इक्वल टू KR कर देते तुम। कुछ समझ में आया? ये सब मैं बोलने का रीजन ये है कि तुम लोगों का रिजर्व्स, एवरीथिंग इज अ कैपिटल, ओके, एंड कंपनी के पास अगर PNL आ गया ना, तो रिजर्व्स बना के वापस यूज कर लेती है इसको, तो अकाउंटिंग में जाते हैं। PNL बन गया, PNL इज वेरी मच अकाउंटिंग, अकाउंट्स है, उसका रिजर्व बनाया, वो भी अकाउंटिंग है, वो एक बुक एंट्री है। ऐसा मालूम है, मेरा इधर एक पॉकेट है, ये पॉकेट से मैं नीचे के पॉकेट में डाल देता हूँ, पैसे देता हूँ तो यहाँ से देता हूँ, तो यहाँ से खर्चा हो जाएगा, ये पॉकेट से कुछ पैसा निकल के इधर डाल देता हूँ, ये खर्चा नहीं होना चाहिए बस। तो ये पॉकेट का पैसा कम कर दिया, शर्ट पॉकेट का, समझा? दिस शर्ट पॉकेट इज PNL, एंड नीचे जीन्स का जो पॉकेट है, देयर आर रिजर्व्स। समझ में आया? तो मैंने सिर्फ ये पॉकेट से पैसा निकल के ये पॉकेट में पैसा डाल दिया। कंपनी का पैसा कम हुआ या कंपनी का पैसा बढ़ा? नहीं, पैसा उतना ही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। इसीलिए जब हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं, PNL इज अ लायबिलिटी, यस और नो? अभी डिस्कस हुआ ना, PNL लायबिलिटी है कि नहीं? पक्का? मेरा प्रॉफिट है, लायबिलिटी कैसे? किसी क्वेश्चन है? तेरा प्रॉफिट नहीं है, तूने कमाया है, लेकिन किसका प्रॉफिट है? शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट है जो तेरे पास पड़ा है, तो इट इज अ लायबिलिटी। इज इट क्लियर पहले? अब ये लायबिलिटी का ऊपर का पॉकेट का नाम है PNL अकाउंट, समझा? वो पॉकेट से पैसा निकाल के नीचे के पॉकेट में डाल दो, तो क्या कर रहा हूँ, लायबिलिटी का सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, है तो लायबिलिटी। इसलिए रिजर्व्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, ओपन ही क्रेडिट बैलेंस से होता है, और डेबिट कौन से पॉकेट से बाहर निकल रहा है? PNL से। इसलिए योर एंट्री इज जनरल रिजर्व 10,000 टू बी क्रिएटेड यूजिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, योर एंट्री इज PNL अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10,000। इससे होगा क्या, तुम्हारा जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, पहले सिर्फ PNL अकाउंट दिख रहा था, अभी दो दिखेगा, PNL भी दिखेगा और जनरल रिजर्व भी दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कंसेप्ट के शुरुआत में ही समझ लो, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज मियर बुक एंट्री, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज मियर बुक एंट्री। तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ छुपा हुआ रहता पता है? एक मैंने बोला ना, यहाँ से पैसा निकाला और यहाँ पैसा डाला, योर प्रॉफिट इज ऑलवेज मेजर्ड लायबिलिटी साइड पे PNL अकाउंट, एसेट साइड पे उसका इंपैक्ट आना चाहिए, दैट इज कैश, रोकड़ा, सिंपल एज दैट। समझा? अब हो सकता है वो प्रॉफिट रोकड़े में कन्वर्ट नहीं हुआ, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना राइट नाउ,
ये बहुत डीप है, ये एमबीए फाइनेंस वालों का है, ये एक इंटर सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव के पार वालों के अंडरस्टैंडिंग का है, पर तुम लोग समझोगे। सुन लो क्या होता है मालूम है, बैलेंस शीट सबको इमेजिन हो रहा है, बैलेंस शीट में ये तुम्हारा एसेट साइड है, ये तुम्हारा लायबिलिटी साइड है, इमेजिन हो रहा है। तुम लोग स्टार्ट करते हो बिजनेस जब, तब एंट्री मारोगे, से आशीष सर स्टार्ट्स हिज बिजनेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष सर कैपिटल, बराबर है। लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर यूनिट ऑफ कंपनी। तो एक बैलेंस शीट है, बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा साइड आएगा, एसेट की लायबिलिटी, एसेट तो बैंक अकाउंट या एसेट पे दिखेगा, टू आशीष सर कैपिटल, ये कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी पे कैपिटल आ गया टॉप पे, इधर बैंक अकाउंट नीचे आ गया आशीष सर, इधर आशीष सर कैपिटल, इधर बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट टैली, बराबर है, समझा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आई परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज मतलब एक्चुअली उसको परचेज नाम दिया वो है तो गुड्स, और अभी बैलेंस शीट बनाना तो वो स्टॉक बन जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉक आएगा एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर आएगा। अगर तुमने यही गुड्स डेटर को बेच दिया तो कैन आई सेट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स मतलब यही स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक चला जाएगा, डेटर आ जाएगा, समझ में आया। लेकिन ये परचेज और सेल है ना, ये जाएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में, स्टॉक के बदले में परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका जो डिफरेंस है ना वो बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट बन के नेट पीएनएल, पीएनएल से नेट प्रॉफिट बन के बैलेंस शीट, विच मींस अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा, आई रिपीट 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा, तो एंट्री क्या आएगा पता है, डेटर डेबिट टू सेल्स, नहीं समझा, सब इमेजिनेशन पे, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ, इमेजिन करो, आई वांट यू टू थिंक, मुझे चाहिए कि तुम सोचो ताकि तुम्हारा वो साइड डेवलप हो। सुनो, 10,000 का गुड्स लिया, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, ये समझा, तो स्टॉक आ गया, बैलेंस शीट में स्टॉक आ गया 10,000, क्रेडिटर्स आ गया 10,000, इधर तक स्टोरी क्लियर है। अब ये 10,000 का गुड्स 12 में बेचा, एंट्री क्या पास करोगे, रेगुलर एंट्री से सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट होएगा 12,000, तो बैलेंस शीट में 12,000 आएगा कि नहीं, यस और नो, टू सेल्स 12,000, सेल्स जाता है अपना पीएनएल में या ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में 12,000 आ जाएगा, ये स्टॉक गायब हो गया, ये स्टॉक परचेज बन के पीएनएल के ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज 10,000, सेल्स 12,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 2,000, वो 2,000 नीचे जाएगा, अभी फिलहाल कोई एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट भी कितना 2,000, ये किधर जाएगा कैपिटल, लेकिन मतलब किधर कौन से साइड बैलेंस शीट में, लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी पे 2,000 का आइटम आ गया। अब होगा क्या पता है, ये एंट्री की वजह से तुम्हारा डेटर डेबिट टू सेल्स के वजह से स्टॉक जो एसेट साइड पे था 10,000 वो रब हो गया, इरेज, उसके बदले में 12,000 का आइटम आ गया, 10,000 कट करके 12,000 लिखूंगा तो एसेट साइड बड़ा हो गया ना 2,000 से, नहीं समझा, और वो 2,000 पीएनएल से फ्लो होके इधर लायबिलिटी साइड पे आ गया, तो अब डेटर 12,000, पीएनएल 2,000, बैलेंस शीट टैली, समझा कि नहीं। ये मैं जो तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, आगे जाके तुम्हारा यही काम रहने वाला है, कभी भी अकाउंटिंग करोगे ना, जर्नल लेजर सब गायब, हर इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे सोचना रहेगा, अभी तुम लोग को बता रहा हूँ, इवेंचुअली 2-3 साल में तुम सीख जाओगे, लेकिन यही अपने को करना है। कोई भी एंट्री देखो, एंट्री डबल एंट्री सिस्टम है, एक डेबिट एक क्रेडिट है, तो एक एसेट है एक लायबिलिटी, कोई भी एंट्री मारोगे ना तो बैलेंस शीट में दो इम्पैक्ट आएगा ही, या तो एसेट एसेट भी आएगा, या एसेट लायबिलिटी पे आएगा, या लायबिलिटी लायबिलिटी आएगा, समझा कि नहीं। एक एंट्री है बताता हूँ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ऐसा एंट्री सुना तूने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, नहीं सुना ना, बिल्स एक्सचेंज किया है क्या, व्हेन यू ड्रॉ बिल, तुम लोग पहले क्या एंट्री करते हो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, नहीं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ऐसा लिखते हो ना, ड्रॉई मतलब कौन, डेटर ही होता है, सामने अगर उसने बिल एक्सेप्ट किया तो वो क्या एंट्री मारेगा, ड्रॉवर अकाउंट, नहीं, हाँ ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ड्रॉवर कौन होता है, क्रेडिटर ही होता है, उसको पैसा देना रहता है, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गया और बिल्स बढ़ गया, बिल्स भी पर्सनल अकाउंट क्योंकि उसको देना है, हो जाएगा लायबिलिटी साइड पे,
क्रेडिटर कम हो गया तो कोई पर्सनल अकाउंट कम हो गया, बिकॉज उस पर्टिकुलर को पैसा देने का जरूरत नहीं है। नहीं समझा? वापस बताता हूँ। तुम लोग ने ये एंट्री सुना है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल बैटरी ये हो गया। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। यू हैव पॉज राइट? नहीं नहीं न्यू मीटिंग चालू हो? नहीं, ठीक पॉज ही नहीं कंटिन्यू किया था। था। पॉज पॉज ही नहीं नहीं किया। किया। हाँ ठीक है, नेवर माइंड, हाँ। नो वरीज। ठीक है। हाँ, सो आई वाज सेइंग, अरे क्या नहीं जी। किधर है?
आम्ही सांगितलं पाहिजे कोणातरी रोड आहे. काय वाईट झालं. ते रुटलीच गेला का? अरे यार क्या नाटक है, इंसान को सिखाना है। नहीं वो हाथ से हुआ, इससे नहीं होता। छान खेती नाही खेती गेली ना भरून सुनो इधर, when you draw a bill, okay, when you draw a bill, you pass the entry bills receivable account debit to drawee, right? ठीक है, yes or no? ये ड्रॉई क्या रहता है पता है? एक ऐसा आदमी रहता है जिससे तुमको पैसा लेना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। तो इवेंचुअली व्हाट द एंट्री इज पता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। समझा कि नहीं? नाउ सपोज यू हैव टोटल डेटर्स ऑफ 10,000, उसमें से 2,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया, 2,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया, सब डेटर्स मिलके 10,000 देना चाहिए। 2,000 रुपए ने बिल साइन करके दिया, मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो क्या वो डेटर रहे? अब वो लोग डेटर नहीं है, वो लोग का नाम चेंज हो गया, वो लोग का दूसरा नाम आ गया बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर आएगा। ड्रॉई करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली डेटर ही ड्रॉ करता है, मतलब डेटर ड्रॉ नहीं करता है, डेटर पे ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉई मतलब जिसपे ड्रॉ करते हैं अपन। कुछ समझा कि नहीं समझा? सो व्हाट हैपेंस इन द बैलेंस शीट? 10,000 का डेटर्स विल बिकम 8,000 का डेटर्स एंड 2,000 का बिल्स रिसीवेबल। नहीं समझा? कुछ नहीं समझा? सॉरी, तुम लोग बीच में से सुनते नहीं हो इसलिए स्टार्टिंग से। टोटल डेटर्स इन माय बैलेंस शीट 10,000, सुना? पहले तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये एंट्री में ड्रॉई इज डेटर, ये समझा कि नहीं समझा? ये नहीं समझा तो आगे गाड़ी बढ़ेगा ही नहीं। ड्रॉई मतलब कौन? जिसपे बिल ड्रॉ किया है, मैं उस पे बिल क्यों ड्रॉ करूंगा? क्योंकि उससे पैसा लेना है, और उससे पैसा लेना है मतलब ऐसा आदमी को हम क्या बोलते हैं? डेटर। समझ में आया कि नहीं? सो दैट ड्रॉई इज ऑलवेज डेटर, ड्रॉर इज ऑलवेज द क्रेडिटर। So the point is, you will pass an entry bills receivable account debit to drawee के बदले to debtor। ये समझा कि नहीं? Now बैलेंस शीट में क्या होगा? डेटर ऑलरेडी 10,000 था, 2,000 का बिल ड्रॉ किया, तो डेटर 10,000 रहे क्या? नहीं, तो डेटर 2,000 से कम हो गई, ये एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या? उसी बैलेंस शीट में उसी एसेट साइड पे एक बिल्स रिसीवेबल नया अकाउंट आ जाएगा, तो 2,000 आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये था, हर एंट्री का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे आता ही है, और दो ही आता है, या तो एक एसेट एक लायबिलिटी, दोनों एसेट पे या दोनों लायबिलिटी पे। समझा कि नहीं? और अगर तुम बोलोगे सब पीएनएल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट जाता है, मतलब लायबिलिटी। अगर तुम लोगों ने बोल दिया ना कि पीएनएल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट जाता है, कि घूम फिर के पीएनएल आने किधर वाला है? लायबिलिटी पे। समझा कि नहीं? तो माय पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस वाज कि जर्नल एंट्रीज सीख लिया, जर्नल एंट्रीज का अब इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा ये सीखो। बस कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड माइंड ओपन, सीखते रहो। इट इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इज दिस क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल, जो मैंने एग्जांपल चालू किया, पहले 10,000 का कैपिटल कैश, याद है? याद है क्या? उसके बाद क्या किया मैंने, अगर याद है तो बोलो। परचेज किया कितना? 10,000 का, तो क्रेडिटर आ गया इधर और स्टॉक आ गया। फिर ये स्टॉक परचेज के नाम पे आया था, अभी फिलहाल स्टॉक है, इसको बेच देंगे। क्या नाम पे बेचेंगे? डेटर डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे डेटर आ गया एसेट साइड पे 12,000, तो इधर से स्टॉक हट गया 10,000 का, लेकिन 12,000 आ गया, तो एसेट साइड पे 2,000 का एक्स्ट्रा कुछ हो गया। रुक जाओ, गो टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये स्टॉक जाएगा परचेज सर के नाम स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। 10,000। हाँ, स्क्रीन में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे को दिखता है। शेयरिंग स्क्रीन आ रहा है? नहीं, मुझे लगा कोई और स्क्रीन पे आप। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ।
नहीं, मुझे लगा आप लिख भी रहे थे नहीं नहीं नहीं, दूसरे लिख पेज नहीं रहा हूं। तो उसके बाद क्या होगा, यू विल हैव ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज 10,000, सेल्स हाउ मच, सेल्स हाउ मच 12,000, तो 2,000 का जीपी वही जाएगा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, उधर कोई एक्सपेंस फिलहाल नहीं है, वही बनेगा नेट प्रॉफिट, वो आएगा बैलेंस शीट में, तो ये 2,000 उधर एडजस्ट हो जाएगा, विच मीन्स योर बैलेंस शीट विल हैव डेटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 10,000, करेक्ट, एंड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2,000। ठीक है, इधर तक समझा? एंड ऑफ कोर्स देयर इज बैंक एंड देयर इज कैपिटल ऑफ 10,000 ऑलरेडी। अब मैं बताऊंगा मेरे को बोलना क्या था। इधर तक स्टोरी समझा है? अब मैं बताता हूँ, 2,000 का प्रॉफिट है ना, ये अपने एसेट साइड पे दिखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लायबिलिटी पे 2,000 का प्रॉफिट आया ना, ये एसेट पे दिखेगा। हमारे केस में कैसा दिख रहा है सुनो, डेटर का मतलब पैसा रिसीवेबल, मतलब 12,000 रिसीवेबल है, आज नहीं तो कल 12,000 उससे आएगा, तो 12,000 कैश आ गया, टेक्निकली ये प्रॉफिट है नहीं, सामने एक क्रेडिटर है कि नहीं 10,000 का, अगर ये पैसा आया तो क्या पूरा 12,000 मेरा है? कितना मेरा है? 2,000, 10,000 उसको जाएगा, तो क्रेडिटर भी गायब, डेटर भी गायब, इवेंचुअली ये 2,000 कैश में दिखेगा, इवेंचुअली, समझा? आज वो डेटर क्रेडिटर बोल के दिख रहा है, कल वो कैश में कन्वर्ट होगा, सुना? समझा? एंड वही प्रॉफिट है 2,000। इज दिस क्लियर? सो दिस प्रॉफिट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड, ये कंसेप्ट याद रखो, समझा? अब अगर वो 2,000 रुपए मेरे पास आ गया, सपोज सब सही रहा और आ गया, तो ये 2,000 का वापस नया गुड्स खरीद सकता हूँ, या फिर इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, समझा? अगर इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सपोज 12,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया, एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट परचेज किया कोई भी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर नहीं समझ में आया, इन्वेस्टमेंट व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? एक काम करते हैं, चेक करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट पर्सनल अकाउंट है? वो कोई आदमी है क्या? तो पर्सनल नहीं है। क्या वो नॉमिनल है? इज इट डेबिट, एक्सपेंस, लॉसेस, क्रेडिट, इनकम, गेन्स? इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट एन एक्सपेंस? इज इट एन इनकम? मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनकम है क्या? मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मैंने शेयर खरीदा, मैंने डिबेंचर खरीदा, मैंने बैंक में एफडी बनाया, ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक्सपेंस है क्या? है क्या? इज इट इनकम? इज एफडी बनाना इनकम? एफडी पे इनकम मिलेगा, एफडी में पैसा डालना इनकम होता है क्या? तो क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नहीं। क्या ये पर्सनल अकाउंट है? तो बचा क्या? व्हाट इज द रूल? सो इफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन, तुम डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट, तुम क्रेडिट करोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग? इन्वेस्टमेंट कमिंग इन, तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, तो कहने से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बन जाएगा। अब बैलेंस शीट इमेजिन करो, तुम्हारे बैलेंस शीट में 10,000 थे, 2,000 और ऐड आ गए, 12,000 थे, अब तुमने क्या एंट्री मारा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के साथ क्या होएगा, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कितना पैसा था तुम्हारे पास? 12,000, गया कितना? नहीं, 12 गया, 12 बोला था मैंने, राइट, तो बैंक में कितना पैसा बचा? 0, बैंक गायब हो जाएगा, उसके बदले एसेट साइड पे नया आइटम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 12,000, टैली हो रहा है बैलेंस शीट अभी भी, तुम लोग समझ रहे हो? तो अब मेरे पास क्या, अब मेरे पास इधर 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो 2,000 प्रॉफिट कहाँ जाके बैठ गया? इन्वेस्टमेंट में। इज दिस अंडरस्टूड? बोल रहा हूँ ना, ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये हाई लेवल का बात है, एमबीए, फाइनेंस, सीए, इंटर, वो लोग का बात है, तुम लोग समझे ना? तो जरूरी नहीं है कि हाई लेवल का बात हाई लेवल पे ही समझते हैं, तुम लोग को भी समझेगा, सिर्फ बताने का थोड़ा तरीका एलोबरेटेड रहता है, वो लोग को एक लाइन में बोल दिया जाता है, तुम लोग को मैंने इतना एलोबरेटेड में बोला, और अब तुम लोग भी कैपेबल हो एक लाइन में समझने के, नॉट नाउ, सम डेज और मंथ्स लेटर। इज दिस क्लियर? ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज अरे यार, बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, दैट बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट इज नथिंग बट बुक एंट्री, बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, रिजर्व्स का जो बैलेंस, रिजर्व्स का जो एंट्रीज है ना, दैट इज नथिंग बट बुक एंट्री, ठीक है? असली पैसा एसेट साइड पे होता है, ये याद रखो, रिजर्व्स का एंट्री इज जस्ट बुक एंट्री, बट असली पैसा एसेट साइड पे होता है, समझ में आया?
नाउ टर्निंग आवर अटेंशन टू बायबैक। बायबैक में क्या होता है पता है? कंपनी के पास, पहली बात तो बायबैक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायबैक? एज द नेम सजेस्ट, कंपनी परचेजेस शेयर्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। बाहर से नहीं खरीदती है, समझा? खुद ही का शेयर परचेस करती है कंपनी, ठीक है? तो इसका थियोरेटिकल बहुत सारा रीजन देके रखा है, तुम लोग को तुम्हारे नोट्स में देके रखा है, क्यों करने का, ईपीएस बढ़ाने का, ये वो सब पढ़ लेना, उसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकली खुद ही सोचो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम बायबैक कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो मालूम है? तुम अपने शेयर होल्डर्स को एक मीटिंग में बुला रहे हो, बोलो शेयर्स लाओ, पैसा लेके जाओ। व्हाट आर यू डूइंग पता है? यू आर रिटर्निंग मनी टू द ओनर्स। यू आर रिटर्निंग मनी टू द ओनर्स। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बॉस तुमने पैसा ज्यादा ले लिया है। इट इज लाइक यू आर बोरिंग मनी फ्रॉम पेरेंट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है? तुमने एक एक्सवाइजेड अमाउंट, सपोज 5 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख रुपए लगेगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करो, आप पार्टनर, मैं बुक्स में पार्टनरशिप खोलूंगा, आपको पार्टनर बनाऊंगा, आप कुछ काम मत करो, आप सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर, आपको आपका सैलरी दे देंगे। ऐसा सुना है ना, सैलरी टू पार्टनर वगैरह, वो सब अकाउंटिंग में दे देंगे, आपको पैसा भी दे दूंगा, बिजनेस मैं करूंगा। योर पेरेंट्स एग्री, हाँ ठीक है, दोनों का नाम डाल देना, ठीक है ना? और यू स्टार्ट द बिजनेस, नाउ यू टेक 5 लाख रुपीज, एंड ऑल ऑफ अ सडन 2-3 महीने बाद रियलाइज होता है, अरे यार 5 लाख रुपया, मतलब अभी इनको पार्टनर बना है 5 लाख रुपए के लिए, तो ये लोग का कॉस्ट, अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 लाख रुपए में कैलकुलेट होएगा। बोला एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट तो है ना। और पता चला इतना पैसे का तो जरूरत ही नहीं। तो दो चीज होएगा, अपने पास ही रखते रहे, बाद में जरूरत पड़ेगा, आइदर दिस, या फिर एक काम करते हैं, बार बार अपने फादर अपने को सुनाएंगे क्या किया, इसका क्या किया, जो एक्स्ट्रा पैसे दे देते, तो बता तो देंगे कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरे पीछे तो नहीं पड़ेंगे कि क्या किया कैसे किया। तो ओनर है, एनुअल जनरल मीटिंग में आके पूछेगा ही कि क्या किया तूने। कुछ समझ में आ रहा है? So what we will do, after 2-3 months we'll come to know that we needed only 3 लाख रुपीज। We go back to our parents saying देखो बिजनेस क्या कैसे चल रहा है बिजनेस, they will ask complete, they'll ask you now कि because अपन ऑफिशियली मिल रहे हैं, not as father and son or whatever, we are meeting as regular owner and business वाला। तो बता धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया, आप रखो, मैं एफडी बना के रखूंगा, उससे अच्छा आप एफडी बनाओ, आप कमाओ। अब आप बोलोगे कि सर क्या फायदा, एफडी मैं बनाऊं या अपने पेरेंट्स बनाए, क्या फर्क पड़ेगा? घर की बात है तो फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इफ द पेरेंट्स आर नॉट पेरेंट्स बट आउटसाइडर्स? तो उसको उसका जैसा पैसा यूज करना है करने देना यार। नहीं तो वो मेरे को पूछेगा कि तूने मेरे पैसे का क्या यूज किया, तू मेरे को क्या रिटर्न दे रहा है, तेरा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। कुछ समझ में आया? सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बायबैक हैपेंस when the company has surplus cash and it does not want to use it in the near future। करेंगे क्या कैश का? स्टॉक खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, सब खरीद लिया सर, फिर भी पैसा है, करेंगे क्या? तो इट इज, और ऐसा नहीं है कि खुद का पैसा है चल एफडी बना देंगे, इट इज नॉट माई मनी, इट इज बोरोड मनी, इट विल बी बेसिकली हैविंग अ कॉस्ट। तो मेरे को इक्विटी शेयरहोल्डर्स पूछेंगे कि तुमने इस पैसे का क्या किया? अच्छा 5% रिटर्न क्यों? अरे मैंने उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया है। आप 5 लाख पे देखो, आपका नेट प्रॉफिट आएगा 3 लाख रुपए पे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने बिजनेस में 3 लाख ही रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसमें नेट प्रॉफिट आएगा। वो लोग कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपए पे, तो अपना परसेंटेज कम हो जाएगा, ईपीएस भी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख रहने चाहिए थे, अपन ने 5 लाख शेयर्स दे दिए और प्रॉफिट कम आया, तो ईपीएस भी एकदम ऐसा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो वो सब भी एडजस्ट हो जाएगा। तो पॉइंट इज, ऑल ऑफ दिस आर रीजंस, वेरी मच वैलिड रीजन, लेकिन सबसे कोर इंपॉर्टेंट रीजन इज मेरे पास पैसा बहुत है, ज्यादा पैसा आ गया इक्विटी वालों से, और मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ मेरे शेयर होल्डर्स को ये पैसा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो जब इशू ऑफ शेयर्स होता है, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हटाओ, गिव मी वन सिंगल एंट्री कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो क्या एंट्री करोगे? बहुत फास्ट हो गया ना, सुनो। जब इशू ऑफ शेयर्स होता है, तब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये चैप्टर में पढ़ा है, फिलहाल इसको इग्नोर करो, एक एंट्री में मेरे को जवाब दो। सवाल ये है कि सपोज 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो क्या एंट्री मारोगे? 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, रोकड़ा आया,
शांति से सोचो, तुम लोग को समझ रहा है क्या बोला? 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया फॉर कैश, क्या एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट बैंक डेबिट डेबिट टू हाउ मच? 12 12 रुपया। इधर उधर मत देखो, खुद का दिमाग में जो आ रहा है बोल दो। बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपया, फिर टू टू शेयर इक्विटी कैपिटल कैपिटल हाउ मच? 10। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया। समझा कि नहीं? अगर तुम लोग जब शेयर इशू करते हो तब एंट्री मारते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस और नो? तो यही अगर शेयर अगर बाय बैक करेंगे तो क्या एंट्री पॉसिबल है? तब वो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बाय बैक किया तो क्या एंट्री पॉसिबल है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा? बेसिक एंट्री वही रहेगा, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग कट से करते हैं। हम क्या करते हैं सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब एक क्रेडिटर, ठीक है? फिर 2-3 एंट्री करते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं समझा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैंसिल हो रहा है टू इक्विटी शेयर होल्डर, तुम लोग, तुम मेरे क्रेडिटर हो। क्यों सर? क्रेडिट द गिवर, उनका शेयर कैंसिल कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा अभी तक नहीं दे रहे हैं, कल देंगे, तो फिलहाल क्रेडिटर बना दिया है, तो क्रेडिट द गिवर। समझा? एंड लेटर व्हेन वी पे दैट मनी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट आउट गोज आउट। ये समझा कि नहीं? ये सिंपल चीज है। ऑफ कोर्स इतना सिंपल भी नहीं है। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच यू विल फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सुना सब लोगों ने? नाउ पहला ट्रांजैक्शन, इधर तक क्लियर है स्टोरी? बायबैक क्यों किया जाता है बोलो? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन? सरप्लस ऑफ कैश। ये याद रखो, तुम्हारे नोट्स में थ्योरी देके रखा है, वो थ्योरी भी रीड करो। आज कल क्लास आने आ जाओगे ना तो 15 मिनट जल्दी आना। मैम का जो टाइमिंग है ना, मैम का टाइमिंग सपोज तुम्हारा, मेरा लेक्चर 9 o'clock का है, मेरा 9 o'clock का है, आए तो तुम्हारे साथ है उनके साथ, इतना श्योर है। तो तुम लोग टारगेट करो, तुम 8:30 को ही क्लास पहुंचना है। रोज क्लास जल्दी आओ, इधर पढ़ो। बोला तुम लोग को पढ़ाई चालू करने का, इधर आके पढ़ाई करो। क्या पढ़ने का? आज जो लेक्चर होने वाला है ना, उसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया, बस उतना पढ़ो। धीरे 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 वो थोड़ा दिमाग में फिट होता जाएगा। तुम्हें क्या पढ़ना है कल सुबह, इधर आके वो बायबैक का थ्योरी पढ़ लो, 4-5 पेज है, उसमें वो लिखा रहेगा क्यों बायबैक करने का, फलाना टिकना। वो अपन डाउट सॉल्व करेंगे, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, तुमको एंट्रीज आना चाहिए, तुमको वर्किंग आना चाहिए। सुन रहे हो क्या? नाउ लेट मी गेट बैक टू अवर फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ सीआरआर। क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुमने ये सुना है? ओके नो प्रॉब्लम, नहीं सुना तो तू टीवाई वाला है ना, हाँ उसने सुना है, उसको सब मालूम है, नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम लोगों को पता है कि प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्वेश्चन इज हाउ इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अ कंपनी विद द शेयर होल्डर्स? ऐसा सुना है कुछ? एसपीओसी है किधर? द कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट वाया डैश एंड डैश एंड डैश, ऐसा कुछ क्या सुना है? करेक्ट सुना है क्या ये मैं रेफर कर रहा हूँ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म इज डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। सुना सब लोगों ने? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये सुन तो लिया थियोरी में, इसका एंट्री क्या होगा ये अभी हम सीखेंगे। अनदर एडजस्टमेंट सुना? ये क्रिएशन ऑफ सीआरआर तो मैंने बोल तो दिया, पर उसका भी मतलब बताता हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहला बात, आशीष सर रिद्धि मैम क्लास चला रहे थे, दे आर ओनर्स, राइट? तुम लोग सब लोग स्टूडेंट तो हो ही, पर तुम्हारे पेरेंट्स ने उधार भी दिया इनको, लोन दिया है, क्लास चला। देखो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने लोन दिया, ठीक है? अब थोड़े दिन बाद मार्केट में पता चलता है कि आशीष सर एंड रिद्धि मैम है ना, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, ठीक है? बिजनेस में जो भी कैपिटल है ना, उनके बैंक अकाउंट में या उसके बैंक अकाउंट के मैनेजर ने किसी तुम्हारे फ्रेंड को पैसे, वो आशीष ने ना, पता है रिद्धि मैम ने, आशीष सर ने 2-2 लाख रुपए इधर से विड्रॉ कर लिए,
हमारे पास अकाउंट था, पैसे थे और विड्रॉ कर दिए, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि कैपिटल लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? ऐसा जनरल क्या सोचोगे? पर्सनल काम के लिए, पर बिजनेस का पैसा क्यों लेके जा रहे हैं? ड्रॉइंग्स नहीं है, मेजर चंक। 4 लाख का कैपिटल डाला, 3 लाख लेके गए, तो क्या लगेगा? कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं लगेगा? नहीं यार, ये लोग है ना, बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं और खुद का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, बस दे कुछ तो इनके मन में खोट है। अभी बाहर वालों को थोड़ी मालूम है इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। अब इधर ओनर ये दोनों, ये तो तुम लोग को लगता है ये दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं। व्हाट इफ इट द जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सारे के सारे ओनर्स है, उनको ही पैसा रिटर्न दे रहे हैं, पर उतने जितने सारे ओनर्स होते हैं ना, उतने सारे आउटसाइडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बैंक लोन होता है कि नहीं? वो लोगों को क्या लगेगा, अरे पैसा एक्स्ट्रा है, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो घर वालों को पैसा दे रहे हैं, क्या चल क्या रहा है? ऐसा शक आएगा कि नहीं? ये शक आया, तो कंपनीज एक्ट ने बोला डोंट वरी, तुम्हारा पैसा सेफ है, हम एक प्रोविजन डाल देंगे, हम एक ऐसा प्रोविजन बनाएंगे कि बायबैक पे लिमिट डाल देंगे, ऐसा मुंह उठा के कितना भी बायबैक नहीं करने का। फर्स्टली, एक्स्ट्रा पैसा है सर, क्या करे, कुछ भी कर, ये लिमिट के अंदर है। सेकेंडली यू हैव टू क्रिएट सीआरआर। सीआरआर क्रिएट करने से क्या होगा? सबसे पहला बात, कंपनीज एक्ट बोलता है तुम्हारे कैपिटल, अब ये मेरा वर्ड है, कैपिटल बेस, ऐसा तुम लोग गूगल करोगे तो कुछ और ही आएगा, पर मैं तुमको समझाने के बोल रहा हूँ, कैपिटल बेस। कैपिटल बेस का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बेस, एंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, सपोज तुम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से एंड 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, टोटल कैपिटल 10 लाख हो गया। ठीक है, उस पे तुम लोगों ने 10 लाख का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल पैसा यूजेबल हो गया 22 लाख। समझ में? अब तुमने बिजनेस चालू कर दिया, 22 लाख से बिजनेस चालू। सर स्टोरी में साथ में रहना, मिस मत करना, स्टोरी है, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, स्टोरी की तरह सुनते रहो। 22 लाख रुपए से बिजनेस चालू किया, ठीक है, मस्त प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा, यू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ टोटल लेट्स से 4 लाख रुपीज। ठीक है, पीएनएल अकाउंट। अभी लेट्स गेट बैक टू बैलेंस शीट। इक्विटी 10 लाख, प्रेफरेंस 4 लाख और 2 लाख, पीएनएल 4 लाख। समझा? टोटल कैपिटल अब कितना हो जाएगा? 12 लाख प्लस 10 लाख, 22 लाख प्लस 4 लाख, टोटल 26 लाख। समझ में आया कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? आप बोलोगे सर कैसे, 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, वो खुद ही यूज कर रहे हैं, आ गया ना जेब में पैसा, तो आ गया ना, यूज कर रहे हैं ना। अब ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26 लाख विथ इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डेट। ये समझा कि नहीं समझा? ये समझा तो ही मैं आगे बोलूंगा, ये नहीं समझा तो मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। रिपीट करूं? पक्का समझा? तो टोटल 26 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब ये 26 लाख में से कुछ कुछ पैसा लेके जाने का है। समझा? तो पॉइंट ये है कि कंपनीज एक्ट बोलता है तुम्हारा कैपिटल बेस ऑल्टर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल बेस इज 10 लाख प्लस 2 लाख। सर ये 12 लाख ही रहना चाहिए। अब आप बोलो सर इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हैं, तो इक्विटी तो कम होगा ही, उसको कैसे 12 रखे? तो आंसर इज सीआरआर बना। तो सीआरआर बनाएंगे तो रिजर्व में जाएगा। सुन रहे हो? अब मैं थोड़ा बराबर से बताता हूँ। सीआरआर इज अ रिजर्व बाय द वे। मैं तुम लोग को वापस नंबर्स के साथ बताऊं। इक्विटी 12 लाख, नहीं 10 लाख, रेफरेंस 2 लाख, ठीक है, ये इसका टोटल 12 लाख बाहर, रिजर्व्स 4 लाख एंड डेट 10 लाख। ठीक है, अपने पास बहुत सारा कैश आ गया, इधर कैश पड़ा है, अपने को लगता है कि अपने पास ओवरऑल बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, अपने को रिटर्न दे देना चाहिए, तो मेरे को इक्विटी शेयर को बायबैक करने का है। मेरे को 10 लाख को बायबैक करके 7 लाख करने का है, 3 लाख का बायबैक करने का। सुना सब लोगों ने? 3 लाख नहीं, 1 ही लाख का, तो छोटा 1 लाख का बायबैक करने का है। सुना सब लोगों ने? तो अगर 1 लाख बायबैक किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख ही रहेगा क्या? कितना होएगा? 9 लाख होएगा, विच मीन्स ये 9 + 2 11 हो जाएगा ना। ये तो सर चेंज होएगा ही, तो कंपनीज एक्ट बोलते हैं सीआरआर बना।
CRR इज अ रिजर्व, वो बनाएंगे इससे ही। मैंने अभी तुम लोगों को क्या लिखा है, रिजर्व किससे बनता है, कौन से अकाउंट से रिजर्व बनता है, पीएनएल अकाउंट से, यस और नो। तो पीएनएल अकाउंट से ही रिजर्व बनता है। एक कंसेप्ट होता है फ्री रिजर्व्स का, ठीक है। फ्री रिजर्व्स मतलब दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट्स, फ्री है। तो कोई भी रिजर्व फ्री रिजर्व से ही बनता है, ये दिमाग में फिट किया। अब रिजर्व बनेगा फ्री रिजर्व से ही, 4 लाख रुपए से। मतलब इधर से कुछ 1 लाख रुपया कम होगा और वापस इधर ही आके बैठ जाएगा। ये पॉकेट से पैसा निकल के ये पॉकेट में डालूंगा, तो टोटल तो 4 लाख ही रहेगा ना यार। तो कैसे बढ़ाऊंगा कैसे, तो आंसर सुनो। ये रिजर्व सपोज 2 पार्ट में टूटेगा। कंपनी ने क्या बोला, CRR बनाओ। तो अब ये रिजर्व जो है ना, ये रिजर्व बच जाएगा 3 लाख एंड CRR बन जाएगा 1 लाख। इधर तक स्टोरी समझा, स्टोरी समझा सबको। आप लोग ऑब्वियसली बोलोगे सर अभी भी नहीं पट रहा है, ये तो 10 लाख का 9 लाख होने वाला है, ये 12 कैसे रिस्टोर करें, हाउ इज इट पॉसिबल। तो कंपनी ने बोला CRR बनाओ, बना दिया सर, फिर भी कहाँ 12 हुआ, हुआ क्योंकि CRR को अगर गूगल करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो गूगल क्योंकि उसका यूज ही वही है। द ओनली यूज ऑफ CRR इज टू इशू बोनस शेयर्स। सुना, ओनली यूज ऑफ CRR इज टू इशू बोनस शेयर्स। एक ऐसा बॉक्स बनाया जिससे सिर्फ बोनस शेयर्स ही दे सकते हैं, समझ में आया। उसमें अगर पैसा डाल दिया ना तो उससे सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स दे सकते हैं, विच मीन्स आज इसका नाम इधर CRR है, कल बोनस शेयर्स जब देंगे, जब शेयर्स देंगे तो इक्विटी कैपिटल हिट होएगा, और इक्विटी कैपिटल हिट होएगा तो ये वापस 9 लाख बन जाएगा 10 लाख। समझ में आया, इज दिस क्लियर। दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ बायबैक। लिसन टू इट केयरफुली वन मोर टाइम। कंपनीज एक्ट बोलता है अगर इक्विटी बायबैक कर रहे हो तो कैपिटल का जो तुम्हारा बेस है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, उसको ऑल्टर नहीं करने का, कम नहीं करने का। ऑल्टर बढ़ा सकते हो, कम नहीं होना चाहिए। तो कम नहीं होना चाहिए, पर सर अगर पैसा रिटर्न करेंगे तो कैपिटल तो कम होगा, वो तो होना ही है, ठीक है। CRR बना, पूरे दुनिया क्रेडिटर, इक्विटी शेयर होल्डर, मैनेजमेंट बोलते सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, CRR बनाओ। अभी तो आपने बोला रिजर्व मतलब ये पॉकेट से ये पॉकेट में डालना, तो उससे क्या कैपिटल कैसे बढ़ेगा सर, कैपिटल ऐसे बढ़ेगा कि CRR का एक ही यूज है, इशू बोनस शेयर्स। ये जो पैसा साइड में रखा ना, इसका तू बोनस देगा, तो इवेंचुअली जो शेयर कैपिटल कम हुआ है ना, आज नहीं तो कल वो रिस्टोर हो जाएगा। तो तूने सरप्लस कैश रिटर्न किया है, लेकिन तेरा प्रॉफिट को भी ब्लॉक कर दिया है। आई रिपीट, तूने सरप्लस कैश रिटर्न किया पर तेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया। पहले 4 लाख रुपए था ना रिजर्व, मतलब पूरा 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अब उसमें 2 पार्ट कर दिया। एक CRR बनाया 1 लाख, एक बनाया तुम लोगों का रिजर्व 3 लाख। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। 1 लाख रुपए बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स भी खुश, ठीक है तूने पैसा रिटर्न किया, पैसा ब्लॉक भी किया, सेटिंग कर रहा है, अकाउंट का सेटिंग कर रहा है, पैसा मेरा सेफ है। तो क्रेडिटर्स भी खुश कि अगर ये पैसा रिटर्न करने का बारी आया, तो एक कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में, वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी शटडाउन हो रहा है। तो शटडाउन हो रहा है तो सब एसेट्स बेच के पैसा आएगा। अब किसको पेमेंट जाएगा बॉस, तो पहले आएंगे क्रेडिटर्स, फिर डेट, प्रेफरेंस शेयर, फिर लास्ट में इक्विटी। समझा कि नहीं। तो अगर कंपनी लीगली बंद होएगा ना तो मेरा पैसा सेफ है। ऐसा चोरी कर रहा है क्या ये, तो आंसर है नहीं। CRR बना दिया ना तो तेरा पैसा सेफ है, क्योंकि ये पता मैं तुम लोग को बोला था 4 लाख रुपए रिजर्व PNL में दिख रहा है, मतलब किधर ना किधर एसेट साइड पे छुपा हुआ है कि नहीं पैसा, यस और नो, या तो इन्वेस्टमेंट में या डेटर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि नहीं, तो पैसा है, यस और नो। समझा सबको, तो पैसा है ऐसा समझ के चले। तो 4 लाख रुपए है कंपनी के पास, काय को रिटर्न दे रही है, रुक, तेरा 1 लाख ब्लॉक कर दिया CRR के नाम। इज दिस क्लियर। अभी फिलहाल बायबैक कर रही है, लेकिन कल जाकर वो इक्विटी बन जाएगा। थोड़ा लॉजिक समझा, ये लॉजिक स्टोरी के तरह समझ में आया कि नहीं। अब इसी को हम इंटरेस्ट के फॉर्म में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इज दिस अंडरस्टूड, पक्का। इनफैक्ट अभी अपना टाइम है ना, मैं क्यों लेक्चर बंद करूं।
अभी तुम लोग को लिखने दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझा? तो टू रिपीट, बायबैक का मतलब क्या है? बायबैक का मतलब तनिष तेरे को समझा क्या? इतना बड़ा स्टोरी आधे घंटे का, हाँ सर। पक्का? हम्म। तो टू रिपीट, बायबैक का मतलब होता है मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, वो कैश मैं शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आई एम कैंसलिंग देयर शेयर कैपिटल, बायबैक। व्हेन आई इशू शेयर्स, ऐसा शेयर्स जाता है, ऐसा पैसा आता है। व्हेन आई एम बाइंग बैक, ऐसा पैसा उनको दिया जाता है और उनका शेयर्स लेके कैंसिल कर दिया जाता है। समझ में आया? नाउ ये क्यों करने का सर? मेजर मेजर रीजन इज आई हैव इनफ सरप्लस कैश, आई डोंट नो वेयर टू यूज इट, बेटर रिटर्न बैक टू शेयर होल्डर्स। तुम देखो मेरा के ही कम हो जाएगा। समझ में आया? मेरे को टेंशन नहीं है कि पूछेंगे तूने क्या किया, क्या को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये सब मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए। समझ में आया? सो दे विल बी गिविंग रिटर्न बैक देयर मनी। तुम्हारा पैसा जो करना है करो, मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है? ये हो गया फाइनेंस एंगल। अब आते हैं अकाउंटिंग एंगल। अकाउंटिंग एंगल बोलता है कि अगर तुम बायबैक कर रहे हो, अगर इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से किसी को पैसा रिटर्न कर रहे हो, तो ये जो कैपिटल बेस है उसको रिप्लेसमेंट लेके आओ, उसका रिप्लेसमेंट लेके आओ। वो हिलना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ सकता है। तो 12 लाख कम तो होने वाला है सर, पर मैं रिप्लेसमेंट कैसे लाऊं? तो वो बोलते हैं सीआरआर बनाओ, दैट विल रिप्लेस लेटर। आज सीआरआर बनाओगे, कल वो सीआरआर ऊपर आके इक्विटी बनने वाला है। समझ में आया? तो हो जाएगा रिप्लेस, पर रिप्लेसमेंट का तुम तैयारी करो। नाउ दिस इज ट्रू फॉर, और ये किसका प्रोविजन है? कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, सेक्शन 68। समझ में आया? कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। इफ यू आर डूइंग दिस फॉर 2 चैप्टर्स, वन इज बायबैक, यहाँ पे एक और नाम दिख रहा है ना, ये नाम दिख रहा है, इसका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रिटर्न किया जाता है, समझा? उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अगर बोल दिया ना बायबैक ऑफ शेयर्स, तो ग्रामेटिकली मेरे को मेंशन करने का जरूरत नहीं कि इक्विटी है। बायबैक ये टर्म इक्विटी के साथ ही यूज होता है। और गलती से मैंने बोल दिया ना रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, तो सवाल मत पूछना सर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स मतलब सर इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ये शब्द सिर्फ प्रेफरेंस के साथ यूज होता है, सुना? सो रिडेम्पशन मींस प्रेफरेंस, बायबैक मींस इक्विटी। इज दिस क्लियर? सर ऐसा क्यों सर? जिसने बनाया उसको पूछो, मेरे को ये सिखाया था, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। इज दिस क्लियर? आइए वेरी मच गूगल करके देखो, रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर टाइप करोगे तो बायबैक ही के बारे में पूरा बात करेगा, या बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर टाइप करोगे तो रिडेम्पशन के बारे में ही बात करेगा। तो वर्ल्ड वाइड टर्म है, इंडिया का नहीं। समझ में आया कि नहीं? इज दिस क्लियर? कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, यहाँ पर 2 आइटम है ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को पैसा रिटर्न कर रहे हो या प्रेफरेंस को पैसा रिटर्न कर रहे हो, रिप्लेसमेंट लाने का, रिप्लेसमेंट इज मैंडेटरी। क्या रिप्लेसमेंट लाए सर? एक डिस्कस कर लिया, क्या रिप्लेसमेंट है? जोर से बोलो। करेक्ट। दूसरा रिप्लेसमेंट कैन बी इन दोनों में से ही कुछ, तो कि एक साइड पे पैसा दे रहे हैं तो दूसरा नया पैसा लेके आ। समझ में आया? उसको बोलते हैं फ्रेश इशू। क्या बोलते हैं उसको? तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास, मतलब देखो मैं तुम लोग को वापस बताऊं, बायबैक के टाइम क्या होता है? सरप्लस कैश है, तो ये कैश इनको दे देंगे, इनको रिप्लेस करने के लिए वापस इक्विटी शेयर इशू करके कैश लेके आएंगे। मेरे को तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं ना, मेरे पास सरप्लस कैश था वही सरप्लस रह गया। समझा कि नहीं? मेरे पास 10 लाख रुपए, जो उसमें से 2 लाख एक्स्ट्रा है, मैं बोलता हूँ 2 लाख का बायबैक कर लेता हूँ, ठीक है? 10 लाख में से 2 लाख कम, 8 लाख, चला, आई एम हैप्पी। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट लाने का है। अगर इसका रिप्लेसमेंट नया इशू करके लाऊंगा तो वापस 2 लाख रुपए आ जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो बायबैक के टाइम जनरली है ना, फ्रेश इशू नहीं होता है, सीआरआर ही होता है। लेकिन प्रेफरेंस का बात करते हैं, शेयर इशू पे 10 साल के लिए, 10 साल खत्म होने आ गए। अभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना एक कंपलसरी एक्टिविटी है। मैं बोल नहीं सकता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा। अरे लोन की तरह है वो, ड्यू डेट खत्म हो गया, पैसा दे। कुछ समझ में आया? लोन की तरह है वो, पैसा दे, अब खत्म कर। तो मेरे पास पैसा नहीं है, ना मेरे पास रिजर्व है, ना एसेट साइड पे पैसा है, पैसा ही नहीं है मेरे पास। एक काम कर, नया इक्विटी इशू कर या नया प्रेफरेंस इशू कर, उधर से पैसा ला और ये लोग को दे।
ना, समझा, ये सब कर सकते हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है। इज दिस क्लियर? सो बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ CRR और फ्रेश इशू। यूजुअली बायबैक इज ऑलवेज डन आउट ऑफ CRR। सुना? लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी आउट ऑफ CRR, इट कैन बी आउट ऑफ फ्रेश इशू, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबको समझ में आया इधर तक स्टोरी? अब लास्ट टू कंक्लूड, इफ यू आर क्रिएटिंग CRR तो इंग्लिश में बोला जाता है कि तुम अपना प्रॉफिट यूज करके बायबैक या रिडेम्पशन कर रहे हो। आई रिपीट, अगर तुम CRR बना रहे हो तो ऐसा बोला जाता है कि यू आर यूजिंग प्रॉफिट्स, यू आर डूइंग रिडेम्पशन और बायबैक यूजिंग प्रॉफिट्स। समझा कि नहीं? पर अगर तुम फ्रेश इशू कर रहे हो तो ऐसा बोला जाता है कि यू आर डूइंग रिडेम्पशन और बायबैक यूजिंग फ्रेश इशू, फ्रेश प्रोसीड्स। ये सब समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ये सब वर्ड्स है। नाउ टू कंक्लूड, अभी मैंने जो बोला पिछले आधे पौने घंटे में, इसका 50% भी समझा, 50%, बस गुड इनफ। उससे मैंने ना 75% चैप्टर बात कर लिया है जानबूझकर, कि तुम लोग को दिमाग में कहीं ना कुछ फिट हो जाएगा। बाद में वापस बोलूंगा ना तो रिपीट होएगा तो याद आएगा, अरे ये फर्स्ट लेक्चर में कुछ तो बोला था इसने। पर अभी जो बोल रहा हूँ उसका 50% भी समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना जरूरी है, CRR समझा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है और क्यों बनाया जाता है समझा। रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड समझा। अपना कैपिटल बेस है 12, वो कम हो रहा है तो उसको रिप्लेसमेंट लेके आने का रूल किसने बोला है सर? कंपनीज एक्ट ने बोला है। समझ में आया? इज दिस अंडरस्टूड? ये समझाना तो चैप्टर आगे बढ़ सकता है, इसके आगे का इवेंचुअली समझ ही जाएगा। आर वी क्लियर? ओके, नाउ टास्क। तुम लोग का 4:30 तक का टाइम तो मैं यूज करूंगा ही, पर मैं बड़बड़ नहीं करूंगा। तुम लोग को थोड़ा दिमाग को कान को आराम। सुनो, बाय बैक सिर्फ पेज नंबर 1 और 2 पढ़ो। प्रिलिमिनरी कंडीशंस ऑफ बायबैक है ना यहाँ, इसके पहले तक, मतलब वन पेज पूरा पढ़ने का और सेकंड पेज का आधा पढ़ने का, ये रीड करो अभी। और फिर मैं जो तुम लोग को बोल रहा हूँ लिखो। आता लिहायला देणार आहे, तू आता नको लिहू तो नंतर लिह, मैं फोटो भेज देता हूँ जब लिखना लिखो। तनिष, सेम क्वेश्चन टू यू, जो गड़बड़ किया उसका 50% भी समझा गया? समझा। हाँ हाँ। पक्का ना? बचा हुआ चैप्टर में समझ जाएगा। क्लियर है? हाँ। ओके, तो अभी नोट्स में पेज नंबर 1 और 2 पढ़ सिर्फ, एंड मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना, वो सेंड करूंगा, वो लिखने का है। दैट इज द टास्क फॉर द डे। समझा? ठीक है। हाँ। लेक्चर बंद नहीं कर रहा हूँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। ओके। चलो ये फोन लाओ।